यूनाइटेड स्टेट्स के एक नेवी ऑफिसर थे एल्फ्रेड महान। उन्होंने 17वीं और 18वीं शताब्दी के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए 1890 में एक किताब लिखी जिसका नाम था द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री। अपनी इस किताब में उन्होंने कंक्लूसिवली एक स्टेटमेंट दिया कि हुएवर कंट्रोल्स द ओशंस रन्स द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट आज भी यथार्थ है, आज भी उतना ही एप्लीकेबल है। इसलिए हमारी जो मरीटाइम बॉर्डर्स है, जो सी बॉर्डर्स है, उनकी सिक्योरिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि लैंड बॉर्डर की सिक्योरिटी है। तो अपने पिछले क्लासेस में हमने लैंड बॉर्डर की सिक्योरिटी के बारे में बहुत ही डिटेल में ऑलरेडी समझ लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी चैलेंजेस एट इंडियाज मरीटाइम बॉर्डर्स। तो आज के क्लास में हम बात करेंगे कि करंट चैलेंजेस क्या है, व्हाट आर द करंट चैलेंजेस दैट आर थ्रेटनिंग इंडियाज मरीटाइम सिक्योरिटी। फिर हम लोग बहुत ही ब्रीफ में जानेंगे कि इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या रहा है, क्या हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट रहा है। नंबर 3 हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन थ्रेट्स को डील करने के लिए भारत ने कौन कौन से मेजर्स लिए हैं, क्या स्टेप्स लिए हैं, और उन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करने में, प्रैक्टिकली उसको ग्राउंड पे उतारने में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स का सामना इंडिया को करना पड़ रहा है। फाइनली वी विल कंक्लूड बाय द वे फॉरवर्ड व्हाट मोर कैन बी डन। तो बहुत ही ब्रीफ में एक बार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं कि आजादी के बाद से पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में हमारा मरीटाइम बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके क्या पर्सपेक्टिव रहा है। पर उससे पहले एक बात आप ध्यान में रख लो कि इंडिया की जो मरीटाइम बॉर्डर है वो तकरीबन 11,000 किलोमीटर की है, 11,084 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज। और इंडिया का लगभग 90% ऑफ ट्रेड बाय वॉल्यूम, 90% ऑफ ट्रेड बाय वॉल्यूम इट ट्रेवल्स बाय सी। सो इट्स इमेंसली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू सिक्योर इट्स मरीटाइम बॉर्डर्स। अब देखो कि हिस्टोरिकली हमने इसके लिए क्या किया है। आजादी के बाद हमारा जो सिक्योरिटी का पूरा फोकस था वो कंटिनेंट बेस्ड था, यानी कि हमने लैंड सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया। अब इसका एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि वी बिकेम सी ब्लाइंड। समुद्र में जो गतिविधियां, इलीगल काम हो रहे थे उसकी तरफ हम बिल्कुल ही ब्लाइंड हो गए। इसकी वजह से 1950s, आजादी के जस्ट बाद 1950s से लेकर 1970s तक ये जो सी का रास्ता था, समुद्र का रास्ता था, ये स्मगलिंग ऑफ गोल्ड, कॉन्ट्राबैंड एंड इलिसिट गुड्स, इनका एक हॉटबेड बन गया। इससे ये सब स्मगल करना इजी हो गया था और इसलिए ये सारे ऑर्गेनाइज क्राइम वाले ग्रुप इसका इस्तेमाल कर रहे थे। फाइनली इन 1978 इंडियन कोस्ट गार्ड को इस्टेब्लिश किया गया और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड was first step which recognized that we were sea blind since independence, and it was first concrete step towards securing our maritime borders. पर कोस्ट गार्ड के एस्टैब्लिशमेंट से चीजें उतनी सही हुई नहीं जितनी हमें उम्मीद थी। अब देखो, कोस्ट गार्ड जब एस्टैब्लिश हुआ उससे पहले ही 1965 और 1971 दोनों ही पाकिस्तान के साथ जो हमारी लड़ाई हुई थी उसमें नेवल इंगेजमेंट ऑलरेडी हो गया था। इवन 1993 का जो मुंबई ब्लास्ट था, उस मुंबई ब्लास्ट के लिए जो भी एक्सप्लोजिव वगैरह आया था वो एक्सप्लोजिव अरेबियन सी के रूट से ही इंडिया में लाया गया था। और इस यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि हमारा मैरीटाइम सिक्योरिटी कितनी ज्यादा वल्नरेबल थी। फाइनली 2008 का जो मुंबई हमला था, इसमें आप सभी को पता है कि पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आए थे वो सी के रास्ते बोट का यूज करते हुए इंडिया में दाखिल हुए थे और मुंबई पे अटैक किया था। तो इन सब ने भारत की जो फ्रेजाइल मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसे एक्सपोज कर दिया। अब इस एक्सपोजर का क्या नतीजा हुआ कि आफ्टर 2008 देयर वाज अ एक्सेलरेशन इन सिक्योरिंग आवर मैरीटाइम बॉर्डर्स। तो सबसे पहले देयर वाज अर्ली ओवरसाइट, वी वेर सी ब्लाइंड, सी ब्लाइंडनेस था। उसके बाद कोस्ट गार्ड का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। फाइनली आफ्टर मुंबई अटैक देयर हैज बीन एन एक्सेलरेशन इन सिक्योरिंग आवर सी बॉर्डर्स। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि भारत के जो मेन मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं वो कौन कौन से। देखो, बहुत ज्यादा हमारे पास बाउंड्री डिस्प्यूट्स है नहीं, और एक और सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट है, आप सभी को उम्मीद करता हूं ये पता होगा, वो है सर क्रीक डिस्प्यूट। अब सर क्रीक जो है, इट्स रफली अराउंड 96 किलोमीटर का ये एक क्रीक है। क्रीक, आई होप यू ऑल नो व्हाट अ क्रीक इज। जब समुद्र एक पतले रास्ते से लैंड के अंदर की तरफ इंक्रोच कर जाता है उसे क्रीक कहते हैं। तो इंडिया में गुजरात और पाकिस्तान में सिंध, इन दोनों की बाउंड्री पे लगा हुआ ये सर क्रीक जो है, इट्स रफली अ 96 किलोमीटर चैनल। देखो ये मैप पे यहाँ पे दिखा रखा है, ये रफली एक 96 किलोमीटर का चैनल है। अब इस डिस्प्यूट के जड़ में जो है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। मैरीटाइम बाउंड्री को इंटरप्रेट करके इंडिया कहता है कि वी विल फॉलो थालवेग डॉक्ट्रिन। थालवेग डॉक्ट्रिन क्या कहता है
कि अगर कोई चैनल है, सपोज दिस इज अ चैनल, तो इस चैनल का जो डीपेस्ट पॉइंट है, अगर उन डीपेस्ट पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बना दी जाए, इस फिगर में आपके सामने ये ब्लैक लाइन दिख रही होगी, इस लाइन को हम लोग नेचुरल बाउंड्री मानेंगे, दैट इज व्हाट थैलविक डॉक्ट्रिन इज। बट पाकिस्तान इसको नहीं मानता है। पाकिस्तान बोलता है कि पूरा का पूरा सर क्रीक हमारा है। अब ऐसा बोलता इसलिए है पाकिस्तान कि 1914 में बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, क्यों बॉम्बे गवर्नमेंट की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, 1914 में भारत आजाद नहीं था, तो ये जो पूरा इलाका है इट वाज पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। 1947 में जब आजादी हुई, पार्टीशन हुआ, उसके बाद कच्छ जो है वो इंडिया में रह गया, वाइल सिंध वेंट टू पाकिस्तान। अब कच्छ, इंडिया का कच्छ और पाकिस्तान के सिंध, इन दोनों के बीच में ये सर क्रीक यहाँ पर है, ये वाला सर क्रीक। इसको लेके डिस्प्यूट है, पाकिस्तान पूरा सर क्रीक क्लेम करता है, इंडिया क्लेम्स दैट विल फॉलो थैलविक डॉक्ट्राइन। थैलविक डॉक्ट्राइन क्या कहता है कि अगर कोई चैनल है, ये ब्लू चैनल आपको दिख रहा होगा, इस चैनल के डीपेस्ट पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं तो जो लाइन बनेगी दैट विल बी द नेचुरल बाउंड्री एंड दिस इज थैलविक डॉक्ट्रिन। पर पाकिस्तान इसको रिजेक्ट करता है। पाकिस्तान बोलता है कि थैलविक डॉक्ट्रिन इज एप्लीकेबल ओनली ऑन नेविगेबल चैनल्स। इंडिया कहता है कि ड्यूरिंग हाई टाइड्स सर क्रीक इज completely navigable and local fishing trawlers regularly use this channel to access sea। अब भारत का कहना है कि हाई टाइड के दौरान इसमें नेविगेशन तो आराम से होता है, तो हम लोग थैलविक डॉक्ट्रिन क्यों नहीं यूज कर सकते, इस बात को लेकर यहाँ पर डिस्प्यूट है। अब देखो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जो पिछली दिवाली थी 31 अक्टूबर 2024 का ये न्यूज है, हिंदुस्तान टाइम्स से मैंने लिया है, ये दिवाली इन्होंने सर क्रीक में मनाई थी। तो ये जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर ऐसी जगहों पे कोई हमारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हर साल सेलिब्रेट करते रहते हैं। पिछली दिवाली इन्होंने मनाई थी सर क्रीक में, इस बार की दिवाली कहाँ होगी देखते हैं। दूसरा जो हमारा इशू है वो है इंडिया श्रीलंका के बीच एक कच्चदीवू आइलैंड था, उसको लेके। हालांकि ये आइलैंड, इस आइलैंड को इंडिया ने फॉर्मली 1974 और 76 में एग्रीमेंट करके श्रीलंका को सीड कर दिया, उसे दे दिया, लेकिन फॉर्मली ये श्रीलंका का पार्ट तो बन गया, पर वहां पर जो भारत के फिशरमैन पहले यहाँ पर जाकर फिशिंग करते थे, उनका ट्रेडिशनल फिशिंग राइट्स डिसरप्ट हो गया। इसकी वजह से कई बार अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि भारत के फिशरमैन एक्सीडेंटली श्रीलंका में क्रॉस कर जाते। बट मोर और लेस दिस डिस्प्यूट वाज सेटल्ड आफ्टर दिस आइलैंड वाज सीडेड टू श्रीलंका। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की सिक्योरिटी चैलेंजेस एट इंडियाज मैरीटाइम बॉर्डर्स। आज भारत को कौन कौन सी सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले टेररिज्म फ्रॉम सी, ये आप सबको पता ही होगा, अभी हमने ऑलरेडी देख लिया है कि 2008 में जो मुंबई का हमला हुआ था उसमें आतंकवादी पाकिस्तान से भारत समुद्र के रास्ते आए थे, छोटे बोट्स का सहारा लेते हुए। इसके अलावा 1993 में जो मुंबई में ब्लास्ट हुआ था उसमें RDX जो इस्तेमाल हुआ था, एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल हुआ था, वो सी के रास्ते भारत में लाया गया था। साथ ही साथ हमारी जो कोस्टल सिटीज हैं वहां पे कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी हैं, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हमारी हैं विच इज वेरी क्रिटिकल फॉर इंडिया सिक्योरिटी नीड्स। इसके अलावा हमारे रॉकेट टेस्टिंग सेंटर्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, इन सबको हमेशा ही खतरा रहता है बिकॉज ऑफ टेररिज्म कमिंग फ्रॉम द सी। तो ये पहला चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, ड्रग्स एंड कॉन्ट्राबैंड्स। देखो ये सब चैलेंजेस जो मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, एग्जाम में अगर आपको ये हेडिंग्स याद रहेगा तो आप इसको सूटेबल करंट एग्जाम्पल का यूज करके क्वेश्चन के आंसर में बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। हमारे लैंड बॉर्डर के पिछले क्लास में हमने बात की थी कि गोल्डन क्रेसेंट का जो एरिया है, जो कंट्रीज है, वहां से भारत में पंजाब के रास्ते ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, लेकिन जो स्मगलिंग वहां से नहीं हो पाती वो दूसरी जगह से कहां से होगी, समुद्र के रास्ते। इसलिए स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स, स्पेशली ये जो ड्रग्स वाला पोर्शन है, इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल एंड डेंजरस टू इंडिया सिक्योरिटी। इसके अलावा आर्म्स और कॉन्ट्राबैंड अदर गुड्स जो है, अदर इलिसिट गुड्स, इनकी भी स्मगलिंग समुद्र के रास्ते होती है। ये भारत के लिए दूसरी बहुत ही बड़ी मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट है। 2024 अप्रैल में इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी के एक ज्वाइंट ऑपरेशन में तकरीबन 86 केजी ऑफ हेरोइन एक बोट पर पकड़ा गया था ऑफ गुजरात कोस्ट, गुजरात के कोस्ट के पास, और उस पर 14 पाकिस्तानी नेशनल्स अरेस्ट हुए थे। अब सोचो ये तो अरेस्ट हुए, अगर कोई वहां से स्लिप होकर भारत में आ गया तो ये ड्रग्स हमारे यूथ के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट निकाला है, फ्लोटिंग वेयर हाउस ऑफ ड्रग्स, कि अगर हम उठाकर नहीं ले जा सकते इतनी बड़ी क्वांटिटी,
तो समुद्र में वाटर प्रूफ पैकिंग करके डब्बों को फ्लोटिंग किसी ऐसी चीज में रख के जो फ्लोट कर सके सी के सरफेस पे, उस पर फेंक देते हैं रिमोट सी में। अब वो उनको पता है इस पर ट्रैकर लगा रहता है, उनके पास जो स्मगलर्स हैं वो इसे ट्रैक करते रहते हैं। अब कोस्ट गार्ड्स या नेवी के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट है। बोट्स कैन बी ट्रैक्ड बट दीज फ्लोटिंग वेयर हाउस ऑफ ड्रग्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बट हाईली डेंजरस सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया के मैरीटाइम बॉर्डर्स के लिए। इसके अलावा इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, जिसे हम IUU फिशिंग भी कहते हैं। अब जो फिशिंग का राइट्स है वो जनरली कोस्टल स्टेट्स के पास होता है, उस पे हक होता है कोस्टल स्टेट्स में रहने वाले नागरिकों का। तो हमारे देश के जो कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग हैं उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन फिशिंग पे डिपेंडेंट है। तो फिशिंग के लिए जब ये सी में जाएंगे और वहां पे इलीगल फिशिंग करने वाले लोग अगर उस स्टॉक को डिप्लीट कर देते हैं तो livelihood of these persons will be threatened. This is also a cause of concern. And conversely, Indian fishermen also sometimes slip into neighboring waters, especially waters of Pakistan, kahan pe along Gujarat coast, and waters of Sri Lanka near southern coast of Tamil Nadu. So this is another issue. फोर्थ इशू जो है वो है इनफिल्ट्रेशन एंड इलीगल माइग्रेशन का। यहाँ पर इस इमेज में दिस इज AI जनरेटेड मैप ऑफ इंडिया एंड इट हैज नॉट करेक्टली डिपिक्टेड द बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। इंडिया कुछ यहाँ पर ऐसा होगा, सो डोंट माइंड दिस बाउंड्री, इट्स अ रफ बाउंड्री। तो इनफिल्ट्रेशन एंड इलीगल जो माइग्रेशन है नॉर्मली इट हैज बीन लिमिटेड टू इंडियाज लैंड बॉर्डर्स, स्पेशली कहाँ पे along entire बांग्लादेश बॉर्डर। इसके बारे में हम लोग ने इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट वाले चैप्टर और लैंड बॉर्डर सिक्योरिटी वाले चैप्टर दोनों में ही डिटेल में डिस्कस किया है। बट रिसेंटली हमने देखा है कि मरीटाइम रूट्स के थ्रू भी जो इनफिल्ट्रेटर्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो भारत में घुसने की कोशिश करते रहते हैं, स्पेशली फ्रॉम बांग्लादेश एंड म्यांमार। अब ये बांग्लादेश और म्यांमार से अंडमान निकोबार के कोस्ट पे लैंड करने की कोशिश करेंगे, भारत के उड़ीसा के कोस्ट पे लैंड करने की कोशिश करते हुए पाए गए हैं। दिस इज अनदर थ्रेट टू इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी। पांचवा और जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से सबसे बड़ा थ्रेट है वो है जियोपॉलिटिकल एंड एक्स्ट्रा रीजनल थ्रेट। अब आप सभी ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम सुना होगा। इस थ्योरी के मुताबिक चाइना भारत के, अगर ये इंडिया है, इसके चारों तरफ अलग अलग जगह अपना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है। छोटे छोटे कंट्रीज में डेवलपमेंट के नाम पे लोन देकर वहां पे एक एक छोटे छोटे पोर्ट्स उठा रहा है वो, और वो पोर्ट पे अपना नेवल एसेट्स इम्प्लांट कर दे रहा है, सो दैट दिस इंटायर इंडियन ओशन कैन बी कंट्रोल्ड, अ टैब कैन बी केप्ट अपॉन इंडिया। सो दिस इटसेल्फ इज अ वेरी ह्यूज जियोपॉलिटिकल थ्रेट। अब बात कर लेते हैं इन सारे थ्रेट्स से निपटने के लिए भारत ने कौन कौन से मेजर्स लिए हैं। सबसे पहला तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, ये मेजर है, और इसमें भी सबसे पहला मेजर, इसको आप 1A बोल सकते हो। मेन इशू इज है स्ट्रेंथनिंग द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें सबसे पहला मेजर है 3 टियर सिक्योरिटी। जो इंडियन नेवी है इसका काम ओवरऑल मैरीटाइम डिफेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, पूरी तरह से ये रिस्पॉन्सिबल है। फिर भी काम को बाइफरकेट करने के लिए स्टेट मरीन पुलिस, जिनका काम है इंटरनल वाटर्स को पेट्रोल करना। इंटरनल वाटर्स, अब इंटरनल वाटर क्या है, टेरिटोरियल वाटर क्या है, ये सारी चीजें हमने अपने पिछले क्लास में, जहां पे हमने अनक्लॉज के बारे में पढ़ा था, UNCLOS, वहां पे इसके बारे में डिटेल में सीख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड्स, इनका काम क्या है, टेरिटोरियल वाटर से लेकर EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक पेट्रोल करना और बॉर्डर्स को, मैरीटाइम बॉर्डर्स को सिक्योर करना, और साथ में ओवरऑल प्रोटेक्शन देने का काम इंडियन नेवी का तो है ही। इसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए भारत ने ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर्स भी बनाए हैं। कहाँ कहाँ बनाए, मुंबई, विशाखापट्टनम, कोचीन, पोर्ट ब्लेयर, और यहाँ पे नेवी, कोस्ट गार्ड, स्टेट पुलिस, इन तीनों का एक साथ कोऑर्डिनेशन यहाँ होता है। जो डेटा आता है तीनों को ही इन्हें डिसेमिनेट किया जाता है। इसके साथ साथ नेवी, कोस्ट गार्ड और स्टेट पुलिस, ये लोग मिलके ज्वाइंट कोस्टल पेट्रोल्स भी करते हैं, और एक क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है। अगर कोई थ्रेट हमें डिटेक्ट होता है तो वहां पे जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचा जाए, यूटिलाइजिंग ऑल द 3 एसेट्स, दैट इज नेवी, कोस्ट गार्ड एंड स्टेट मरीन पुलिस। इसके अलावा 2014 से एक IMAC सेंटर ऑलरेडी ऑपरेशनल है। IMAC स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर। इट इंटीग्रेट्स ऑल द मैरीटाइम रेडार डेटा, सैटेलाइट फीड्स into one center and gives a overall picture of our maritime security. साथ ही साथ इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन, IFC IOR,
दिस इज ऑल्सो लॉन्च्ड इन 2018 एंड इट्स ऑफिस इज लोकेटेड इन गुड़गांव। इसका मेन काम है जो डेटा है हमारा मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर उनको अपने पार्टनर नेशंस के साथ शेयर करना, ताकि ओवरऑल इंडियन ओशन रीजन में एक कोलैबोरेटिव सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट किया जा सके। दूसरा मेजर रहा है इनहैंसिंग कोस्टल सर्वेलेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर हम लोग सर्वेलेंस कैपेसिटी की बात करें तो फेज 1 में 46 रडार स्टेशन, जिसमें से 36 मेनलैंड पे हैं और 10 आइलैंड पे, ये इंडिया ने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिए हैं। फेज 2 विच इज करंटली अंडरवे थ्रू 2023 से फेज 2 चल रहा है। इस फेज 2 में एक 38 मोर रडार्स आर गोइंग टू बी इंस्टॉल्ड। अपार्ट फ्रॉम दीज फिक्स्ड रडार सिस्टम्स, mobile radar systems are also being established, implemented by the country. So total 84 static radar stations लगाने का प्लान है। इसके अलावा कई ऐसे भी जगह आइडेंटिफाई किए गए हैं, स्पेशली गुजरात के गल्फ में, क्योंकि वहां पाकिस्तान से थ्रेट बहुत ज्यादा है। तो ऐसे जगह पे जितने भी गैप्स हैं, रेडार गैप्स, उनको फिल करने का काम किया जा रहा है, प्लग करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे सी में कौन से बोट्स कहाँ पे फिशिंग के लिए हैं या किसी और पर्पस के लिए है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोई फिशिंग का कवर लेकर टेररिस्ट इंडिया में इंटर कर सकता है। इसके चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है। इसके लिए मैसिव एफर्ट हैज बीन मेड टू ब्रिंग ऑल फिशिंग वेसल्स अंडर अ रेगुलेटरी नेट। 2.5 लाख से भी ज्यादा जो फिशिंग वेसल्स हैं, बोट्स हैं, उन पे RFID, दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, ये फिट किया गया है, जिसके थ्रू उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। अगर जरूरत पड़ी कि ये बोट कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, हु इज द ओनर, किस पर्पस के लिए बोट यूज किया जा रहा है, ये सब आइडेंटिफाई वहां से किया जा सके। इसके अलावा जो रिलेटिवली लार्जर बोट्स हैं, उन सभी में ट्रांसपॉन्डर्स लगाए जा रहे हैं, जिससे उनको सैटेलाइट के थ्रू ट्रैक किया जा सके, उनके हर एक मूवमेंट को मॉनिटर किया जा सके। साथ ही साथ जो कोस्टल कम्युनिटी है, जो फिशिंग कम्युनिटी है या वहां पे रहने वाले दूसरे लोग हैं, उनको भी ट्रेन किया जा रहा है। देयर अ कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम हैज बीन implemented and they are being trained to work as eyes and ears for coastal security of the country. तीसरा जो मेजर भारत ने लिया है वो ऑफकोर्स जो हमारा मैरीटाइम फोर्सेज है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान देना है। तो नेवल मॉडर्नाइजेशन इंडिया में काफी दिनों से चल रहा है, ऑलरेडी ये अंडरवे है और इंडिया के पास प्रेजेंटली अराउंड 150 वॉरशिप्स हैं। और इस 150 के नंबर को बाय 2035 इंडिया प्लान्स टू मेक इट 200। सो बाय 2035 इंडिया प्लान्स टू इंडक्ट 200 वॉरशिप्स इन इट्स नेवी। साथ ही साथ कोस्ट गार्ड का भी एक्सपेंशन होता रहा है और करंटली जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड है विथ 150 वेसल्स। तो अगर आप देखोगे तो 2008 से लेकर आज तक के समय में कोस्ट गार्ड का नंबर, कोस्ट गार्ड का फ्लीट है, दैट हैज ऑलमोस्ट डबल्ड। So these are the capacity building that India has been undertaking since past almost 10 to 15 years. चौथा जो मेजर है वो ऑफ कोर्स इट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन, क्योंकि इंडियन ओशन का जो रीजन है वो रीजन सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। अगर आप इंडियन ओशन के चारों तरफ देखोगे तो बहुत से छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, दूसरी कंट्रीज हैं। इन सभी कंट्रीज का कोऑपरेशन इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि चाइना इज ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सपैंड इट्स फुटप्रिंट इनटू द इंडियन ओशन अंडर इट्स स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी। अभी अभी मैंने बताया था कैसे इंडिया के चारों तरफ इंडियन ओशन में एक इंसर्किल करके सीरीज ऑफ पोर्ट्स चाइना हथियाने की कोशिश कर रहा है, जिससे इट कैन कीप टैप ऑन oceanic fleets and especially India. क्यों? China wants a multipolar world, but China wants a unipolar Asia. इस बात को हमेशा ध्यान रखना। इसके लिए इंडिया को इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूर चाहिए। किन किन कंट्रीज का जो इंडियन ओशन में स्टेक होल्डर्स हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, IORA। इस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया wants to be seen as an overall protector of Indian Ocean. So it continuously pushes its initiatives on piracy, maritime safety and enhancing security collaboration. इसके साथ साथ भारत दूसरे कंट्रीज के साथ ज्वाइंट कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स भी करता है, जिससे अगर कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन दो कंट्रीज के बीच किया जा सके। अगर और बात करें हम लोग इंटरनेशनल कोऑपरेशन की, तो भारत, दैट इज इंडिया, इज ऑल्सो trying to expand its soft powers. It's gifting petrol vessels, boats to friendly neighbors. अब मालदीव्स की अगर हम बात करें तो ये पहले फ्रेंडली था, फिर हॉस्टाइल हो गया, वापस ये फ्रेंडली हो गया है। तो ये चलता रहता है, हमारा कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है। वी हैव टू विन देम बैक। इट्स वेरी एसेंशियल फॉर अस टू काउंटर चाइना। तो जो फ्रेंडली नेबर्स है उनको भारत पेट्रोल वेसल्स गिफ्ट करता है। इससे क्या होता है कि हमारा सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट होता रहता है इंडियन ओशन
इंटायर रीजन में। तो अभी हमने देखा कि भारत की क्या क्या स्ट्रेटजी रही है मैरीटाइम सिक्योरिटी की इनहांस करने की। इट हैज बीन मल्टी फेसेटेड। अब इंडिया का 3 टियर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमने जान लिया। भारत ने कैसे इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स एस्टैब्लिश किया है जहां पे सारा डेटा एक जगह फीड किया जा रहा है और उसे डिसेमिनेट किया जाता है, उसकी बात कर ली। उसके अलावा हमने सर्वेलेंस के लिए कैसे इंडिया ने रडार्स एस्टैब्लिश किए हैं उसकी बात की। कम्युनिटी आउटरीच करके कैसे कोस्टल कम्युनिटीज को आईज एंड ईयर्स ऑफ सिक्योरिटी अपैरेटस बनाया जा रहा है उसके बारे में बात की। इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बारे में बात की। लेकिन इन सब को इम्प्लीमेंट करने में काफी सारे हर्डल्स हमारे सामने आ रहे हैं। एक एक करके उन हिंड्रेंसेज, उन हर्डल्स को समझने की कोशिश करेंगे। जो पहला हिंड्रेंस रहा है वो रहा है फ्रैगमेंटेड जुरिसडिक्शन एंड कोऑर्डिनेशन इश्यूज। अब इसमें अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी कमी जो हमें खली है वो है लैक ऑफ यूनिफाइड कमांड। अब देखो मैरीटाइम सिक्योरिटी में जो सिक्योरिटी अपैरेटस हमारा इन्वॉल्व है वो है नेवी, कोस्ट गार्ड एंड स्टेट मरीन पुलिस। अगर इसको हम कस्टम्स को भी जोड़ दें तो इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी हमें देखने को मिली है। इसके साथ साथ मैरीटाइम डोमेन में जो ओवरऑल जुरिसडिक्शन है सिविलियन मिनिस्ट्री का, उसमें 16 से भी ज्यादा, मोर देन 16 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स आर involved, ranging from fisheries to shipping to petroleum. And if you include defense, everybody is involved, and it often leads to siloed approach. They start working in silos. दूसरा हमारा हिंड्रेंस रहा है इनएडिक्वेट रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। अभी अभी हमने बात की कि इंडिया किस तरह से रेडार इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है। फेज 2 में 2023 के ऑनवर्ड 38 न्यू रेडार्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। सो इट विल टेक द टोटल नंबर ऑफ रेडार्स टू 84 प्लस सम मोबाइल रेडार्स। इसके साथ साथ नेवी और कोस्ट गार्ड की जो फ्लीट का साइज है उसको भी बढ़ाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है, बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स इसमें भी डिफिकल्टी आ रही है। अब कोस्ट गार्ड के बारे में हमने बात की थी कि दे आर फोर्थ लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड ऑफ वर्ल्ड एंड करंटली हैव 150 शिप्स इन देयर फ्लीट। लेकिन इनका टारगेट था कि 200 प्लस वेसल्स दे शुड हैव बाय 2025। डेफिनेटली इट कैन नॉट बी फुलफिल्ड राइट नाउ। अभी ये बहुत ही डिफिकल्ट रह रहा है। एक और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर गैप की बात करें तो डीप सी सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल DSRV, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेस्क्यू ऑफ सबमरीन क्रूज। 2018 तक ड्यू टू प्रोक्योरमेंट डिलेज ये हमारे पास नहीं थे। इट केम टू अस ओनली इन 2018। सो दिस इज द सेकंड hindrance faced in implementation of maritime security measures, that is inadequate resources and infrastructure gap. तीसरी अगर हम बात करें तो दैट इज ह्यूमन रिसोर्स एंड ट्रेनिंग इश्यूज। देखो जो ऑन ग्राउंड काम करना है वो स्टेट मरीन पुलिस का काफी ज्यादा वर्कलोड वहां पे होता है एंड दे ऑपरेट इन इंटरनल वाटर्स। अब स्टेट मरीन पुलिस में जिनकी पोस्टिंग होती है, अभी क्या काम किया जा रहा है कि जो नॉर्मल पुलिस स्टेशन से, जो लैंड बेस्ड पुलिस स्टेशन है वहां से उठाकर एसआईज को, कांस्टेबल्स को मरीन पुलिस स्टेशन में डाल दिया जा रहा है। बट टू सर्वाइव एंड टू ऑपरेट इन अ मरीन पुलिस स्टेशन रिक्वायर्स अ न्यू सेट ऑफ स्किल एंड हाउ यू आर गोइंग टू डील विद द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स फेस्ड इन दोज एरियाज। इन सारी चीजों में उनको सिखाया, स्किल डेवलपमेंट का काम नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से देयर इज अ लैक ऑफ एक्सपर्टीज इन स्टेट पुलिस and this is also hampering our maritime security. चौथा जो hindrance है that of course is geographical and environmental constraints. अब एक तरफ आप देखो ये जो सर क्रीक है, it's a navigational maze. यहाँ इतने सारे streams, it's very difficult to navigate and very often boats get stuck in the channels क्योंकि ये permanently navigable नहीं है. Most of them become navigable during high tides. दूसरी तरफ हमारा सुंदरबन है, it's all around surrounded by मैंग्रोव फॉरेस्ट। सो नेविगेटिंग दिस सुंदरबन एरिया, यहाँ का जो हमारा कोस्टल रीजन है, दिस इज अनदर डिफिकल्ट टास्क एट आवर हैंड। एंड तीसरा जो चैलेंज है वो ऑफ कोर्स वेदर है। अब इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है स्पेशली एंड समटाइम्स ऑन वेस्टर्न कोस्ट टू इज प्रोन टू साइक्लोन्स एंड मॉनसून के समय सी हमारा रफ रहता ही है। ऐसे समय में छोटे वेसल्स से लेके समुद्र में पेट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो सीजनल सिक्योरिटी गैप, सीजनल पेट्रोलिंग गैप जो जनरेट होता है, क्योंकि जब साइक्लोन का समय है या हेवी रेनफॉल हो रहा है, इस समय अगर पेट्रोलिंग नहीं की जा रही है तो इट क्रिएट्स अ गैप एंड इलीगल एलिमेंट्स जो हैं इसका फायदा उठाकर, of course for them also it's a life risk, but they are ready to take it, so they take that risk and try to come into India, bring drugs, bring arms, bring illegal immigrants. All those things take place in these petroling gaps. पांचवा हमारा इशू ऑफ कोर्स इट्स नेबरहुड चैलेंजेस एंड ट्रस्ट डेफिसिट। हमारा जो नेबर है
पाकिस्तान, उसके साथ हमारा एक्सट्रीम ट्रस्ट डेफिसिट है। और रिसेंट जो 2025 में अप्रैल मई का इंसिडेंट हुआ जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन ऑल टाइम लो पर चल रहे हैं। तो इवन एक सिंपल मैटर, अगर कोई हमारा फिशरमैन पाकिस्तान में चला गया है, उसको भी वापस लाने के लिए पाकिस्तान के साथ हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। दिस ट्रस्ट डेफिसिट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ हिंड्रेंस इन इम्प्लीमेंटिंग एफिशिएंट सिक्योरिटी मेजर्स। इसके साथ साथ पाकिस्तान के बारे में हमने ऑलरेडी पहले भी क्या पढ़ा था कि 2008 में टेररिस्ट आए थे, वो पाकिस्तान से भारत में अरेबियन सी के रास्ते बोट्स का इस्तेमाल करके ही आए थे। तो ऑल दोज थिंग्स इफ यू टेक इनटू कंसिडरेशन, इट डेफिनेटली क्रिएट्स अ ट्रस्ट डेफिसिट। सिक्स्थ पॉइंट है फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। अब इतने बड़े तादाद में अगर हमको बोट्स चाहिए, वॉरशिप्स चाहिए, रेडार्स चाहिए, ट्रेनिंग करनी है हमें स्टेट मरीन पुलिस की, तो इसके लिए लगेगा पैसा। इट रिक्वायर्स फंड्स। और अगर कभी इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, उस समय अगर हमने इस फंड को कट किया, या अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो अदर वे आउट, वी हैव टू कट फंड्स, तो इट आल्सो विल क्रिएट अ सिक्योरिटी गैप इन आवर मैरीटाइम apparatus। क्यों? क्योंकि इतना 11,000 से भी ज्यादा किलोमीटर का हमारा कोस्ट लाइन है। अब इसको पेट्रोल करने के लिए इतने बोट्स हैं, उनको मेंटेनेंस चाहिए, रिपेयर चाहिए, फ्यूल चाहिए। जो स्टाफ आप हायर करते हो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उनको सैलरी चाहिए। हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरी चाहिए। स्टेट मरीन पुलिस को ट्रेन करना है, रेडार्स लगाने हैं, इन सब के लिए पैसा खर्च होगा। तो इन इकोनॉमिक क्राइसिस टाइम अगर कभी ऐसी क्राइसिस आती है, तो देयर इज अ रिस्क दैट सिक्योरिटी गैप्स विल बी क्रिएटेड इन आवर मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इन सारे हिंड्रेंसेस को दूर करने के लिए व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑफ द सिविल सर्विस आंसर्स। कोई भी आंसर बिना वे फॉरवर्ड लिखे, एक बिना फ्यूचरिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक इस तरह का व्यू के बिना कोई भी आंसर कंक्लूड करना हमारे लिए सही नहीं है। ये इट्स अ मस्ट फॉर गेटिंग एक्स्ट्रा मार्क्स। सो फर्स्ट सजेशन शुड बी कि वी शुड इंस्टीट्यूशनलाइज अ यूनिफाइड मैरीटाइम सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। 2020 में इंडिया ने फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर इन्हें अपॉइंट किया था। He should be empowered to develop a comprehensive national maritime security policies so that all the various departments that are involved in maritime domain, they stop working in silos and start working together as one unit. दूसरा सजेशन व्हाट वी कैन गिव इज बूस्ट सर्वेलेंस। ऑलरेडी इंडिया ने 84 रेडार्स का टारगेट रखा है 2023 के बाद। देखो फेज 2 ऑफ रेडार इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, जिसमें 38 रेडार्स लगाए जाएंगे। What more requires to be done is this 84 also is not enough, and lot of gaps have been found in radar coverage along our coastline. All those gaps need to be filled and more mobile radars should be implemented. इसके साथ साथ हमने क्या बात की थी कि सभी वेसल्स को, इवन छोटे फिशिंग वेसल्स को भी आइडेंटिफिकेशन दिया जा रहा है, RFID लगाया जा रहा है। पर उसमें अभी 2.5 लाख तक हमने वेसल्स को लगा दिया है। बट दिस 2.5 lakh also is not enough. There are lot more vessels along our coastline. They need to be marked. RFID उसमें लगाया जाना चाहिए। और कोई भी वेसल जो 20 फीट से बड़ा हो, उस पे हमें एक ऐसा लो कॉस्ट ट्रैकिंग सॉल्यूशन लगाना चाहिए जिससे उनके मूवमेंट को भी ट्रैक किया जा सके। क्योंकि सिंपली दैट बोट इज ऑफ स्मॉलर साइज, ये बोल के हम लोग उस बोट को अपने सर्वेलेंस रेडार से बाहर नहीं रख सकते। वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट, क्योंकि छोटे बोट्स का सहारा लेके भी हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है। अब अभी हमने क्या बात की थी कि कुछ जगहों पे ड्यू टू ज्योग्राफिकल एंड इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट डिफिकल्टीज आती है। जैसे सर क्रीक वाला एरिया है, मैंग्रोव फॉरेस्ट वाला एरिया है, इन सब जगह पे वाटर शैलो है। मैंग्रोव में आप देखोगे कि चारों तरफ मैंग्रोव के फॉरेस्ट है। सर क्रीक के पास आप देखोगे कि अगर हाई टाइड नहीं है तो वहां नेविगेबल नहीं रहता। ऐसे सिचुएशन में हमें उन्हें स्पेशलाइज्ड बोट्स प्रोवाइड करना चाहिए, हाई स्पीड बोट्स सूटेड टू लोकल कंडीशन लाइक शैलो ड्राफ्ट बोट्स फॉर मैंग्रोव्स, होवरक्राफ्ट्स और मार्शेस। तो होवरक्राफ्ट हमें कहाँ देना चाहिए? ऑफ कोर्स सर क्रीक के आसपास वाले एरिया में, गुजरात के कोस्ट पे। शैलो ड्राफ्ट बोट्स फॉर मैंग्रोव्स। और जहां भी हमें गैप लग रहा है, रेडार कवरेज में गैप है, वहां एज ए स्टॉप गैप मेजर वी शुड इस्टेब्लिश मोर कोस्टल पुलिस स्टेशंस। चौथा हमारा जो सजेशन रहना चाहिए, वो भी हमने हिंड्रेंस में ऑलरेडी देखा है। देखो कोस्टल पुलिस स्टेशन जहां पे स्टेट पुलिस को डिप्लॉय किया जाता है, वहां पे लैंड पुलिस स्टेशन से उठा के कांस्टेबल्स, SI, इंस्पेक्टर्स, इन सबको डिप्लॉय कर दिया जाता है। और इन वांट ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट इन सच अ कॉम्प्लेक्स मरीन एनवायरनमेंट, ये लोग वहां पे प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते। तो इस तरह की क्रॉस पोस्टिंग के लिए
तो इस तरह की पोस्टिंग देने से पहले उनको सफिशिएंट ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ हमें यह भी चाहिए कि नेवी और कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स इनको स्टेट पुलिस में ट्रेनिंग टेनियर के लिए भेजा जाए। देखो, कोस्ट गार्ड और नेवी इनके जो जवान है, दे आर स्पेशली ट्रेन टू ऑपरेट इन कॉम्प्लेक्स मरीन एनवायरनमेंट। अगर इनको हम लोग डेपुटेशन के लिए स्टेट पुलिस में भेजते हैं तो there they will be able to train them in a better manner so that they state police can also face the challenges of मरीन पेट्रोलिंग। तो आई होप अभी तक जो हमने आज की क्लास में सीखा था कि मरीन सिक्योरिटी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिया का वास्ट कोस्ट लाइन है, उस पर क्या क्या चैलेंजेस हैं। हिस्टोरिकली वी हैव बीन सी ब्लाइंड। व्हाई वी हैव बीन सी ब्लाइंड? बिकॉज आवर फोकस वाज ऑन लैंड बॉर्डर्स, कंटिनेंट। इसके बाद हमने चैलेंजेस डिस्कस किए, फिर उन चैलेंजेस के लिए इंडिया क्या मेजर ले रहा है उनको ठीक करने के लिए, उस पर बात की। उन मेजर्स को इंप्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है उस पर बात की। फाइनली हमने वे फॉरवर्ड भी सजेस्ट किया। तो अब हम लोग आज की क्लास को कंक्लूजन के साथ कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखो, मैरीटाइम रीजन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने साफ साफ बात की थी कि हमारा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलोंग द कोस्ट कई सारे हैं, विच इंक्लूड्स रिफाइनरीज, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और रॉकेट टेस्टिंग सेंटर्स, एवरीथिंग। साथ ही साथ इंडियन ओशन रीजन जो है उसे हम इस तरह से अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इस गैप को फिल करने के लिए चाइना ऑलरेडी तैयार है अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थियरी के साथ। इसके अलावा जो सी रूट है वो भारत में कॉन्ट्राबैंड, ड्रग्स, आर्म्स, इनकी ट्रैफिकिंग के लिए, इलीगल इमिग्रेंट्स की एंट्री के लिए और टेररिस्ट की एंट्री के लिए भी बहुत ही सूटेबल रास्ता रहा है, क्योंकि इनके सर्वेलेंस में काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सी ब्लाइंडनेस इंडिया लैक टिल पास्ट फ्यू इयर्स। बट आज वो सारा गैप हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। So that means today India is far better prepared to confront issues like terrorism, smuggling and boundary disputes in our maritime domain. तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले क्लास में, जहां हम लोग GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी का लास्ट चैप्टर कवर करेंगे। दैट विल बी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड इट्स लिंकेजेस विद टेररिज्म। इसके बाद हम लोग उस चैप्टर के बाद कुछ आंसर राइटिंग के भी कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि आंसर राइटिंग में हम लोग क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हमें मैक्सिमम मार्क्स मिले। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो हमने वीडियो अपलोड किए हैं उसके अलावा भी अगर आपको किसी टॉपिक पे डाउट है, उस पे अगर आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो शेयर विथ अस इन कमेंट। सो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।